हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा की पहली कविता, जिसका नाम है प्रेरणा। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बच्चों प्रेरणा, और इसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। चलिए हम देखते हैं इस कविता को जिसका नाम है प्रेरणा, और इसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, बहुत सारे संदेश मिलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट। कविता क्रमांक 1 है जिसका नाम है प्रेरणा, और इसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। चलिए हम कविता को रीड करेंगे। पहले हम कवि परिचय जान लेंगे बच्चों, उसके बाद प्रमुख कृतियाँ उनकी, उसके बाद काव्य परिचय, उसके बाद काव्य के प्रकार देखेंगे, उसके बाद कविता को रीड करूँगी, जो कठिन शब्द आएंगे वो मैं बताऊँगी, भावार्थ बताऊँगी। उसके बाद स्वाध्याय पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कवि के परिचय से। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समीसतीपुर बिहार में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे थे। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भाव भूमि पर अर्थात के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कवि परिचय। चलिए हम इसके प्रमुख कृतियाँ जान लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं प्रमुख कृतियाँ। नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। काव्य प्रकार जान लेते हैं बच्चों हम। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा अर्थात की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति होती है यानी कि स्पष्टीकरण होता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, यानी कि जो पहली पंक्ति होती है और दूसरी पंक्ति होती है उसमें आपके भाव विचार वो सब चीज़ें पूर्ण रूप से झलकते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। और तीसरी पंक्ति में 2 पंक्तियों छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। और तीसरी पंक्ति जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, जो दोनों पंक्तियाँ होती हैं उसमें जो भाव छिपे रहते हैं जो नए आयाम को अभिव्यक्त करें यानी कि बताती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। तो जो रिश्तों में प्रति सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर त्रिवेणी की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। काव्य परिचय जान लेते हैं हम। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममतत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ साथ जिंदगी की आपाधापी में जुड़े माता पिता से बच्चों को स्नेह के टुकड़ों में मिला है। यानी कि त्रिवेणी में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें कवि ने बताया है कि जीवन में माता पिता जो हैं अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बिजी रहते हैं, वर्किंग रहते हैं। आजकल के पेरेंट्स जो हैं वर्किंग हैं और कहीं ना कहीं उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो वो अपना जो समय होता है वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में देते हैं। यानी कि पिताजी का ड्यूटी रात का है तो वो दिन में रहेंगे बच्चों के साथ, माँ की ड्यूटी जो है सुबह की है तो वो रात में रहेंगी बच्चों के साथ। ठीक है, तो टुकड़ों में कहीं ना कहीं बच्चों को प्यार मिल रहा है। इस सच्चाई को भी उजागर किया गया है। यहाँ पे बताया गया है किस तरह से बॉम्बे जैसे शहर में हम रहते ही हैं, मोस्टली सबके पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्किंग रहते हैं तो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये जो हम कविता पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला तो सीख लेता है। यानी कि हमें जो ज़िंदगी में ठोकर मिलता है उससे हम अपने जीने की कला को सीख लेते हैं, यानी ज़िंदगी जीना सीख लेते हैं। दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। यानी कि जो लोग जीवन में सारी चीज़ें सीख लेते हैं, कष्टों को झेलने के बाद आगे बढ़ते हैं,
तो वो वही लोग, उनकी ही जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थित रहना ही मनुष्य की सही पहचान, यानी कि सुख हो या दुख हो, सभी परिस्थिति में मनुष्य को स्थिर रहना ही मनुष्य की पहचान होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं हम। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं, भावार्थ भी बताती जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है, माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपनी माँ से फ़ोन पर जब मैं बात होती है, जब भी मेरी माँ से मेरी बात होती है, तो उनकी माँ रोए बिना नहीं रह पाती हैं। कभी कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के रोती हैं जब भी बात होती है। जब हम अपनी मम्मी से दूर रहते हैं, जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, और जब बात होती है तो कहीं ना कहीं माँ जो होती है वो रोने लग जाती है, ठीक है। लेकिन माँ से बात करने के बाद जब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब वो फ़ोन रखते हैं तो उनके मन के भाव उमड़ पड़ते हैं और कभी स्वयं रोने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कभी स्वयं जो है रोने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। तो यहाँ पे बता रहे, दूसरी पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत अच्छी कविता है। चलिए देख लेते हैं इसका भी सरल अर्थ क्या है। तो कवि कहते हैं कि पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं, एक पिता के बारे में वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हर पिता में छुपे तौर पर एक माँ की ममता छुपी होती है, यानी कि पिता के अंदर भी कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है, उसकी ममता छुपी होती है। अपने बालक को कष्ट में देखकर उनका दिल भी कहीं ना कहीं तड़प उठता है, परेशान होता है। जैसे माँ तड़पती है, परेशान होती है अपने बच्चे के लिए, वैसे कहीं ना कहीं पिता भी अपने बच्चों के दुख में दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से देखने में सख्त लगता है, यानी कि जो पिता होते हैं ऊपर से सख्त होते हैं, पर पिता का दिल बहुत नाजुक होता है। बच्चों को आहत होता है तो कहीं ना कहीं उसे देख नहीं पाते हैं, परेशानी होती है उनके बच्चों को तो कहीं ना कहीं वो देख नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दोनों ही पैराग्राफ के भावार्थ मैंने बता दिए हैं आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे के पैराग्राफ्स हम देख लेते हैं बच्चों। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरे रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चे को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। अब यहाँ बताया जा रहा है बच्चों कि आधुनिक युग में, जो नया युग है, नौकरी पेशा पति पत्नी होते हैं, ऑफिस में अलग अलग शिफ्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, मुंबई जैसे शहर में हम रहते हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा मोस्टली सभी के पेरेंट्स जो है जॉब करते हैं, तो मम्मी की शिफ्ट अलग होती है, पापा की शिफ्ट अलग होती है। उसकी वजह से वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, अलग अलग टाइम की वजह से उन्हें टुकड़ों में अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलग शिफ्ट होने के कारण एक साथ नन्हे मुन्ने बच्चों को वो अपने टाइम नहीं दे पाते हैं, असमर्थ होते हैं। पति की महीनों महीनों दिन की शिफ्ट और पत्नी की महीनों महीनों रात की शिफ्ट होने के साथ एक साथ उन्हें अपने बच्चों को एक साथ वो टाइम नहीं पाते हैं। अपनी इस व्यवस्था के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को माँ बाप टुकड़ों में प्यार मिलता है, अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ तो रात में पिता रहते हैं। ठीक है बच्चों, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है उगते हुए सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है, चलते चलते तो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन कही गई है, बताई गई बच्चों। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके भावार्थ को भी। यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, यानी कि गिरने के बाद
संभलना, संभलने के बाद गिरना, कई बार होता है, एक क्रम चलता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है, जैसे कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी तरह से उत्थान और पतन दोनों चीज़ें होती रहती है जीवन में। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, मगर अस्त होना उदय होने का लक्ष्य है, यानी कि अस्त होने के बाद उदय होना क्या होता है, उदय होना एक लक्ष्य होता है, ठीक है। इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों ही महान बातें होती हैं, समान होता है। अतः पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना, यानी किसी का पतन हो गया है तो उसका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। चलते चलते तो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि असफलताएं में ही सफलता छुपी रहती है, यानी कि असफल होते हैं हम तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता छुपी रहती है, ठीक है। कई बार आप फेल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें हो जाती हैं, हम असफल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना चाहिए आदमी को कि मैं असफल हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ, उसमें कहीं ना कहीं सफलता जो है छुपी रहती है। इसलिए प्रयास करते 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 कभी असफल हो जाए तो निराश मत होइए, फिर से प्रयास करिए, फिर से कोशिश करिए, चोट खाकर ही हमें सीख मिलती है। इस बात को हमें सदैव याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है, इस बात को हमें सदैव क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना किसी रोज उजाला होगा, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं, पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। घनघोर, घनघोर यानी कि घना, घनघोर यानी कि घना, छाया यानी कि छाँव, ठीक है, और आस यानी कि उम्मीद रखना, उजाला यानी कि प्रकाश को कहा जाता है। अच्छा, उजाला का अपोजिट शब्द क्या होगा, यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, उजाला का अपोजिट शब्द जो है वो अंधेरा हो जाएगा। और रात्र, रात्र यानी कि रात्रि को कहा गया है, कोख यानी कि गर्भ को कहा गया है, जन्म यानी कि जन्म का अपोजिट शब्द क्या होता है, मरण होता है, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, अंडरलाइन कर लीजिए, जन्म का अपोजिट शब्द मरण होता है, ठीक है। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि मनुष्य को विपत्तियों में घबराना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, यानी कि कितना भी अंधेरा हो आपको अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, यानी कि आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, किसी न किसी दिन अंधेरा हटेगा और उजाला अवश्य आएगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, यानी कि रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। चलिए इसका देख लेते हैं, पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, उम्र, उम्र यानी कि उम्र, लिख लीजिए, उम्र यानी कि उम्र, लम्हों यानी कि पल, क्षण या मोमेंट जिसको हम कहते हैं, और उसको बो दिया मैंने बीज हसरत के, हसरत के यानी कि इच्छा के, चाह के, विश के, ठीक है। पास थी कुछ जमी ख्यालों की, ख्यालों की यानी कि अनुमान लगाना, ठीक है बच्चों, ख्यालों की यानी कि अनुमान लगाना। तो यहाँ पर कवि जो है कहते हैं अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, प्रयास करने के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती, यानी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकता है। कवि कहते हैं उन्होंने मन में कुछ अरमान सजाए थे, उन्होंने मन में क्या सजाए थे, कुछ अरमान सजाए थे, कुछ हसरत सजाए थे, उन्होंने कल्पना में उन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीजारोपण कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने कल्पना को पूरा करने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए प्रयास का बीजारोपण कर दिया, यानी कि उसे उगाने का बीजारोपण कर दिया, यानी कि बीज बो दिया है उन्होंने, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत सुंदर कविता है और इसके अर्थ भी, भावार्थ भी बहुत सुंदर है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीख दे रहे हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर देगा, रोशनी होगी जहाँ भी कदम रखोगे। इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर तेरा। आगाज ये सफ़र यानी कि यात्रा का आरंभ, लिख लीजिए, यात्रा का आरंभ। ठीक है, रोशनी होगी जहाँ पर कदम रखोगे। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, अधिक साधनों की उम्मीद से किसी काम की शुरुआत करने के लिए रुके मत रहना, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे साधन मिले तो ही मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचो, रुको मत अपने काम के लिए। ठीक है, जितने ही साधन उपलब्ध है, यानी कि जितना भी चीज़ें हैं आपके पास हैं, उतने से ही उसकी शुरुआत कर डालो। अगर उसे शुरू कर देंगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं हमेशा उनके लिए मार्ग खुल जाता है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, मैं कैसे करूं, कैसे करूं। तो ऐसा मत सोचो, आप जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसी से शुरुआत कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो ऐसे लोगों के लिए मार्ग क्या है, खुलता रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे की पंक्तियां हम और देख लेते हैं। अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। उम्र यानी कि उम्र, ठीक है, उम्र यानी कि उम्र। तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये भी। चलिए इनके भी भावार्थ हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि ये जवान लोग भले हो चुके हैं, यानी कि जो हम लोग जवान भले हो चुके हैं, पर उनके अंदर का बचपना अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वो कहते हैं कि वो आज भी उस बचपन को महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है। वो लोगों को यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं ना, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बचपना जो है वो है, बच्चा जो है छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। आंसू खुशियों की ही सह है, नाम अलग है इसके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। खुशी और दुख में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों के नाम क्या है, अलग अलग है। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, यहाँ पे कहा जा रहा है। इस बात पर वो इस तरह समझते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई दे रहा है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होता है, पेड़ बना है, पेड़ में बीज का अंश है। उसी तरह से किसी बीज को बो देने पर सब उससे बड़ा पेड़ तो जाता है। इस तरह से बीज में पेड़ छुपा होता है। वो कहते हैं जिस व्यक्ति के इस बात को समझ ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। यानी कि जब पेड़ बड़ा हुआ है उसे भी किसी न किसी बीज से बोया गया है ना, तो ही वो बड़ा हुआ है। तो इसी तरह हमारे अंदर भी यदि हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आंसू और खुशियाँ एक ही चीज़ें हैं, बस उसके अर्थ उसके नाम अलग अलग हैं, तो वही वो सच्चा इंसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। लास्ट के पैराग्राफ भी हम देख लेते हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारी। बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। कभी कहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, हर हाल में उम्मीद रखनी चाहिए। वो कहते हैं कि उम्मीदों के सहारे ही आदमी जीता है। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है वह जीते ही मृत्यु के समान हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी छोड़ मत। चलिए बच्चों, हम स्वाध्याय कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो नंबर 1 पर है यहाँ पर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यहाँ पर है। तो नंबर आ आया है हमारा, आ नंबर आया है, कारण लिखिए आया है। ठीक है, तो माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। क्वेश्चन नंबर 1 है माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। उसके बाद है 2 नंबर, यहाँ पर बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके उत्तर हम देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों, यहाँ पर है जो क्वेश्चन था, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। तो ये क्वेश्चन था ये हमारा। तो इसका उत्तर है लेखक को फ़ोन पर जब उसकी माँ से बात होती है तो उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर रोती है। ये इसका उत्तर होगा बच्चों, लिख लीजिए आप लोग, इसका उत्तर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके आंसर भी मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा पिता की ऑफिस में दिन की शिफ्ट होने के कारण वो अपने बच्चों को रात को मिलते हैं और माँ की ऑफिस में रात की शिफ्ट होने के कारण वो अपने बच्चों को दिन में मिलती है। इस तरह बच्चों को माता पिता का प्यार जो है वो टुकड़ों में मिलता है। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर हो गया। सेकंड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है आंसर। चलिए थर्ड आंसर हम देख लेते हैं। थर्ड आंसर मैंने शेयर किया है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका आ गया है कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा कवि जब भी अपनी आंखों में देखते हैं अपने आप को एक बच्चा सा पाते, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी उम्र जो है वो बढ़ती ही नहीं। कविता में हमने पढ़ा था इस तरह का, तो उनको लगता है कि उनकी उम्र जो है बढ़ती ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। चलिए तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने शेयर किया है आ वाला भी, तो ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पर है लिखित, यहाँ पर परिणित है चोट खाने की, अंधेरा होने पर भी आस लगाने की और एक ही दीप में सफ़र आरंभ करने की। तो यहाँ पर चोट खाने की हो जाएगा सीख मिलना, और उसके बाद अंधेरा होने पर भी आस लगाने की यानी कि उजाला होना, और उसके बाद है यहाँ पर एक ही दीप में सफ़र आरंभ करने की यानी कि हर मंजिल पर रोशनी होना। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आ और आ दोनों ही हमारा कंप्लीट हो गया है। काव्य सौंदर्य भी आपके साथ सामने है स्क्रीन पर, यहाँ पे देख लीजिए। ममतत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिवेणी आपको लिखना है जो ममतत्व का भाव प्रकट कर रही है, ढूंढकर उसका अर्थ आपको लिखना है। बहुत ही सुंदर है, ये भी बहुत ही अच्छा है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर काव्य सौंदर्य भावार्थ और संदेश मैंने यहाँ पर किया है। ममतत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने शेयर किया है त्रिवेणी माँ मेरी वो बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। ठीक है, तो ये ममतत्व का भाव कहीं ना कहीं प्रकट कर रहा है। ये पंक्तियाँ त्रिवेणी की, ये पंक्तियाँ हमें ममतत्व का भाव प्रकट कर रही है, इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया है। ठीक है, आप भी यही वाला लिखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा है कि ठीक है, तो यहाँ पर हमने ममतत्व का भाव प्रकट वाली पंक्तियाँ, जैसे मैंने पंक्तियाँ आपको बताई थी, कि अभी इसका मैं अर्थ भी बता देती हूँ आपको। कभी अपने माँ और स्वयं के मन के भावों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनकी अपनी माँ से फ़ोन पर जब भी बात होती है तो उनकी माँ बिना रोए नहीं रह पाती है। कभी कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के रोती है, लेकिन माँ से बात करने के बाद जब रोए बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब भी वो अपने माँ से बात करते हैं तो उनकी माँ जो है बिना वजह रोने लग जाती हैं। और यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि वो भी जब फ़ोन रखते हैं तो वो भी बिना रोए नहीं रह पाते। तो यही पंक्तियों में कहीं ना कहीं ममतत्व का भाव जो है वो झलक रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे और भी आ गया है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है, आ भी आ गया है। निम्न पंक्तियों में से
प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है चलते चलते जो कभी गिर जाओ। नंबर 2 पर है रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। और नंबर 3 पे है अपनी आंखों में जब भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर छांट कर हमें पंक्ति को स्पष्ट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आपके हिसाब से क्या होगा बच्चों? आपको कुछ पता है इसके बारे में तो बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दी गई पंक्तियों में प्रतीकात्मक पंक्ति जो है वो है रात की कोख में से सुबह जन्म लेती है, यानी कि सेकंड वाला जो है हमारा वो प्रतीकात्मक पंक्ति है। यहाँ पर देख लेते हैं इसके भावार्थ को कि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। स्पष्टीकरण है कवि त्रिपुरारी जी प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्म दाती के रूप में रात को महत्व प्रदान किया है। कवि कहते हैं कि यदि रात न होती तो सुबह नहीं होती है। इस समय उन्होंने सुबह की जन्म दात्री के नाम से रात को प्रतिपादित किया है। इनके लिए सुबह का जन्म रात की कोख से होना जैसे प्रतीक का उपयोग किया है। जैसे माता की कोख से बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, ठीक उसी तरह से रात की कोख से सुबह का जन्म होता है, होते हुए दर्शाया गया है। इस तरह कवि ने सुबह के जन्म के लिए रात की कोख जैसे सार्थक प्रतीक का प्रयोग किया है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला भी आंसर आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे के आंसर से हम देख लेते हैं। आगे क्या आया है? यहाँ पर अभिव्यक्ति दिया गया है बच्चों। यहाँ पर आ और आ दो दिए गए हैं। पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखने हैं आपको। पालना घर यानी कि बेबी सिटिंग जो होता है उसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं आपको। और दूसरा है यहाँ पर नौकरी पेशा अभिभावकों के लिए बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों को पालन पोषण करना, उनकी जो समस्याएं होती हैं उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ये आपके क्वेश्चन से अभिव्यक्ति है। चलिए इसके उत्तर भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर इसका उत्तर आ गया है। पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखने। मैंने अपने विचार लिखे हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर है पालना घर आधुनिक युग की देन है। आज के ज़माने में संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और टूटते जा रहे हैं। आज का परिवार पति पत्नी और बच्चों में सीमित हो गया है। ठीक है बच्चों, बॉम्बे जैसे शहर में आपने देखा होगा मोस्टली आपके घरों में भी बस हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा और बच्चे ही रहते हैं। दादा दादी चाचा चाची जैसे संयुक्त परिवार का रिवाज ही खत्म हो गया। गांव में तो भी आज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम घर हैं जो संयुक्त परिवार में है। कहीं ना कहीं घर टूटते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सीमित हो गए हैं। शहरों में ऐसे पति पत्नी के सामने अपने शिशुओं को देखभाल करने की समस्या खड़ी हो जाती है, यानी कि जब घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि चाचा चाची दादा दादी सब लोग रहते हैं, यदि कोई पेरेंट्स वर्किंग है, उसमें हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो उनके बच्चों को देखने के लिए कोई समस्या नहीं होती। दादी देख लेती है, चाची देख लेती है, बुआ देख लेती है। लेकिन जब पेरेंट्स अकेले रहते हैं, यानी कि सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, तो उसमें पेरेंट्स को ऑफिस भी जाना है, ऑफिस के काम भी करना है, बच्चों को संभालना भी है। ऐसी स्थिति में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं ऐसी समस्या में। इसमें से दोनों काम करते हों, काम पर चले जाने के बाद घर में बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह जाता। ऐसे लोगों के मजबूर होकर वो छोटे बच्चों को पालना घर में डालना पड़ता है, यानी कि उनको कहाँ डालना पड़ता है अपने बच्चों को? बेबी सिटिंग में, यानी कि पालना घर में उनको हार मानकर बच्चों को डालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इसका उत्तर? चलिए आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन था नौकरी पेशा अभिभावकों के लिए बच्चों के पालन पोषण की जो समस्या होती। चलिए ये भी मैंने शेयर कर दिया है इसका उत्तर भी। चलिए इसको भी देख लीजिए आप लोग। नौकरी पेशा अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते बच्चों। ठीक है, जो नौकरी पेशा पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाए वो। ठीक है, तो वो अच्छे से अपना बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं और वह अपने काम में इतना खोए हुए रहते हैं कि इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए
ध्यान नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते हैं। वह सुबह उठते ही नाश्ता करते हैं और लंच लेते हैं और अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं, जिससे उनका पूरा दिन उनके काम में ही चला जाता है। और घर आते हैं तो थोड़ा सा समय बच्चों को देते हैं। उस समय थोड़े से समय में बच्चों उनसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में क्या है, दूरियां पैदा हो जाती हैं और बच्चा अपने माता पिता की बातों को अनसुना करने लग जाता है। आगे चल के बच्चे माता पिता को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और नौकरी पेशा अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। इस प्राकृतिक का आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, इसके कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देख लेते हैं हम आगे के कुछ। आगे क्वेश्चंस बच्चों है रसा स्वादन। रसा स्वादन भी देख लेते हैं हम, क्या है इसमें रसा स्वादन में भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रसा स्वादन का बच्चों कि आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं को जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों में मिलती है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर आपको लिखना है। चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर स्क्रीन के सामने आपके आ गया है। चलिए देखते हैं, पढ़ देती हूँ मैं आपको। त्रिवेणी जी की त्रिवेणी नामक एक काव्य प्रकार में लिखी हुई प्रेरणा शीर्षक कविता में सीधे साधे शब्दों में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़ता पूर्वक लड़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है बच्चों, आधुनिक जीवन शैली में विद्रोह का प्रमुख समस्या है। शिक्षा के विकास के कारण समाज में शिक्षित युवा युवतियों की निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए शिक्षित युवा युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है उन्हें घर छोड़कर वहाँ जाना पड़ता है। इससे माता पिता तथा युवा युवतियों को बिछोह का दुख सहना पड़ता है। प्रस्तुत काव्य में इस बिछोह के दुख और उससे जूझने का सुंदर चित्रण किया गया है। माँ से दूर रहने वाले नौकरी पेशा बेटा अपनी माँ से जब फ़ोन करता है तो माँ कुछ बोले बिना ही रोने लग जाती। हालांकि रोने का कोई कारण नहीं होता है, पर उसकी सिसकियाँ रुकती नहीं है। बाद में बेटा भी रोए बिना नहीं रह पाता है, पर वह इस समस्या का समाधान करता है और बिछुओं का दुख भुला देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका उत्तर है। चलिए आगे के कुछ और भी क्वेश्चंस बाकी रह गए, वो भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ आपको। तो ये उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है, स्वाध्याय आपका कंप्लीट होता है। बाकी जो रस से संबंधित है वो ग्रामर का रहेगा, वो मैं आपको बाद में करा दूंगी। ग्रामर के अलग से वीडियोस बना दूंगी और उसमें अच्छे तरीके से समझा दूंगी। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है, ये पोयम जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय बच्चों।